हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंतरिक्ष। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, बारिशों के सीज़न में डेंगू का जो बुखार है वो काफ़ी फैल जाता है। डेंगू होता क्यों है? मच्छर के काटने से। एडीज इजिप्टिया नाम का मच्छर होता है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है। इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद जब ये हेल्दी पर्सन को काटता है तो डेंगू का वायरस ट्रांसमिट कर देता है। ये मच्छर ज़्यादातर सुबह के टाइम, सुबह सुबह या शाम के टाइम काटता है। तो जब भी मॉस्किटो बाइट हो 4 से 7 दिन के अंदर अंदर हमें ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाई ग्रेड फीवर होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, मसल्स में, हड्डियों में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं। वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, खारिश, ईचिंग, रैशेज़ हो जाते हैं। क्लासिकल सिम्टम क्या है? रिट्रो ऑर्बिटल पेन है, आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसको रिट्रो ऑर्बिटल पेन या रिट्रो ऑर्बिटल हेडेक भी बोल देते हैं। कुछ पेशेंट्स में डेंगू सीवियर फॉर्म में चला जाता है। वो कौन कौन से पेशेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपको पहले डेंगू हुआ है तो, या प्रेगनेंसी में डेंगू हो गया, या इन्फेंट्स में डेंगू हो गया। मान लीजिए 1 साल के कम के बच्चे में जो डेंगू हो गया वो सीवियर हो सकता है आगे। या कोई आपको एसोसिएटेड डिसीज़ है, कोई ब्लड डिसीज़ है या कोई और डिसीज़ है और आपको डेंगू हो जाए तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके वार्निंग साइंस क्या क्या हैं जिससे हमें पता लगे भी ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है? तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? एक तो एब्डोमिनल पेन आ सकता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो क्योंकि लीवर कई बार फूल जाता है। उसके बाद बार बार वॉमिटिंग आनी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं। पेट में पानी भर सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है। उसके बाद सुस्ती आनी, बहुत ज़्यादा लेथार्जी आनी, या मसूड़ों में ब्लीडिंग होनी। कईयों को टॉयलेट में ब्लीडिंग आ सकती है, वॉमिट में भी ब्लीडिंग आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स जब आ जाएं तो ये सीवियरिटी के साइंस होते हैं। इसके साथ साथ जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं डेंगू के लिए, उसमें प्लेटलेट्स कम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो तकरीबन आप ऐसे लगा लीजिए 15 से 20 पेशेंट्स में से एक को ये सिम्टम्स आ ही जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? लीवर डैमेज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, प्लेटलेट काफ़ी कम हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट शॉक में चला जाता है, हाइपोटेंसिव शॉक में। न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो टेस्ट कौन सा करवाएं? इसमें हमने जो टेस्ट करवाने होते हैं, एक तो हमने CBC टेस्ट करवाना होता है ताकि हमको WBC का पता चल सके, उसकी हेमाटोक्रिट वैल्यू का पता चल सके भी उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटलेट काउंट का पता चल सके। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं ताकि हमें लीवर की कंडीशन के बारे में पता चल सके। और डेंगू को डायग्नोस करने के लिए जो इंडिया में कॉमनली यूज़ होता है वो NS1 एंटीजन होता है, और जो एक और टेस्ट है वो है ELISA। वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लेकिन वो थोड़ा महंगा भी होता है। डेंगू का एज सच कोई इलाज नहीं है, हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जो जो सिम्टम आते रहते हैं हम उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। हमारी बॉडी खुद कैपेबल होती है डेंगू वायरस को फाइट करने में, बस उसको हमारा साथ चाहिए होता है। साथ कैसे मिल सकता है? बुखार के टाइम हम पैरासीटामोल की टैबलेट लें, फ्लूइड्स लेते रहें, जैसे पानी लेते रहें, नारियल पानी, ORS या जूस वगैरह लेते रहें, रेस्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो 70 to 80% केसेस में बॉडी खुद ब खुद डेंगू से फाइट करके ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर WBC कम हो जाए, जैसे ये इन्फेक्शन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ सकती हैं। जैसे डेंगू प्रेजेंट भी कईयों में खांसी जुकाम से कर सकता है, या मान लो गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेट में दर्द या डायरिया वगैरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस केसेस में फिजिशियन से आप कंसल्ट करके एंटीबायोटिक का कोर्स भी ज़रूर कर लें साथ में। अब जब सीवियर केसेस आ जाते हैं, सीवियर सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर काफ़ी फॉल कर गया, हाइपोटेंसिव शॉक में चला गया पेशेंट, रैशेज़ हो गए, मान लीजिए लेथार्जी हो गई, पेशेंट को बेहोशी आ रही है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है टॉयलेट में, वॉमिटिंग में या गम्स में, तो इन केसेस में इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। आप पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमीडिएटली एडमिट करवाएं ताकि IV फ्लूइड्स दे सकें, और उसके बाद पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट चेक किए जाते हैं। वैसे तो जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन होती है, जब तक ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो तो प्लेटलेट नहीं दिए जाते। साइंटिफिकली तो यही चीज़ है, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस में देखने को मिला है अराउंड अबाउट डॉक्टर 40-50,000 जब प्लेटलेट रह जाते हैं तो प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट देना शुरू कर देते हैं, जिसको
वाइट ब्लड भी बोलते हैं, या कंसनट्रेटेड प्लेटलेट देना शुरू कर देते हैं। ये इसीलिए होता है भी क्योंकि ये कंडीशन पेशेंट्स की एकदम से डिटीरियोरेट कर सकती है, तो उसको बचाने के लिए ये आमतौर पे किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है, आपको नसैड्स नहीं लेने हैं। नसैड्स में जैसे दर्द की दवाइयाँ होती हैं ना, जो ब्रूफन हो गई, एस्प्रिन हो गई, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ हैं उनको बढ़ा देती है। ठीक है। इसके बाद कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे भी जब भी डेंगू फैलता है तो लोगों को होता है भी बकरी का दूध ले लिया या कीवी वगैरह ले लिया, उससे हम प्लेटलेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, प्लेटलेट आपकी बॉडी खुद इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बॉडी हमारी सेल्फ सफिशेंट है इस वायरस से फाइट करने के लिए। लेकिन फिर भी हम क्या मोडेलिटीज़ कर सकते हैं ताकि हमारे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाएं या मान लीजिए स्टेबल रहें, तो हम विटामिन बी कम्प्लेक्स के सप्लीमेंट ले सकते हैं फोलिक एसिड के साथ, विटामिन सी ले सकते हैं, डाइट प्रॉपर लीजिए, अब अपनी फ्लूइड्स लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए। उसके बाद पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट कई साइंटिफिक लिटरेचर में मैंशनड है, जिससे प्लेटलेट इंक्रीज़ होने में हेल्प मिलती है। लेकिन दो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो प्लेटलेट्स को या तो डिसफंक्शन कर देती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। सबसे पहले तो पेन किलर्स, नसैड्स जिसको बोलते हैं, दूसरी है अल्कोहल। अल्कोहल को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो पेशेंट जनरली 7-8 दिनों में ठीक हो जाता है बिल्कुल। या अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो तो एक बार अगर प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो जाएं तो पेशेंट रिकवर होने में काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद एक मेजर स्टेप है प्रिवेंशन का। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो हमने जान लिया सारा कुछ भी कैसे होता है, क्या हम करना है क्या नहीं। अगर हम बीमारी को होने ही ना दे तो सबसे अच्छी बात है। उसके लिए है जैसे बच्चों को या बड़ों को भी फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए, शॉर्ट्स मत पहनिए जब आपको पता है भी मच्छर की बीमारियां, वेक्टर बोर्न डिसीज़ फैली हुई हैं। उसके बाद है जो वेपोराइज़र वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी में फॉगिंग करवा सकते हैं आप अपने कम्युनिटी में बोल के, जो भी कॉरपोरेशन वगैरह है उसको रिक्वेस्ट करके हफ्ते में 1-2 बार फॉगिंग ज़रूर करवाइए। मॉस्किटो नेट्स यूज़ कीजिए। इसके बाद ध्यान रखिए आपके आसपास कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ, जैसे कूलर के पास, कम्युनिटी आरओज़ के पास, या जहाँ पे आप सैर करने जाते हैं गार्डन्स में, सड़कों पे, आपके घर की छतों पे। तो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर चेक कीजिए भी कोई फ्रेश वाटर अकोमुलेशन तो नहीं है जहाँ पे मच्छर पनप रहा है। तो सबसे अच्छा है अगर आप मच्छर को पनपने ही नहीं दोगे या आप मच्छर की बाइट को ही प्रिवेंट कर लोगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, तो सेफ़ रहिएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।